सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर्म कारक। ओके, कर्म कारक। सो इसमें कौन सी विभक्ति होती है? इसमें विभक्ति होती है, विभक्ति कौन सी आएगी इसमें विभक्ति आएगी द्वितीय विभक्ति। जो कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति। इसमें कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति। ओके, और चिन्ह कौन सा होगा इसमें चिन्ह कौन सा होगा? विभक्ति द्वितीय है और चिन्ह कौन सा होगा इसमें? चिन्ह होगा इसमें, कौन देगा ना चिन्ह? अगर चिन्ह इसमें को, चिन्ह क्या है इसका? को। ओके, ये हमारी विभक्ति द्वितीय विभक्ति। इसमें विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति आती है और चिन्ह आता है को। अब हम देखेंगे इसका पहला सूत्र। इसके हमें टोटल 2 सूत्र पढ़ने का है, जिसमें दोनों के 2 भी सूत्र इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले एकदम पहला सूत्र दैट इज कर्मकारक का फर्स्ट सूत्र। दैट इज पहला सूत्र का नाम है कर्तुरीप्सितमं कर्मः। फर्स्ट सूत्र क्या है? कर्तुरीप्सितमं कर्तुरीप्सितमं कर्म। ओके, ये इसका सूत्र है। इस सूत्र का मीनिंग क्या है? इस सूत्र का मीनिंग होता है कि कर्म अपनी क्रिया से जिसको चाहता है, मतलब कर्म अपनी क्रिया से जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, उसे हम कर्म कारक या कर्म संज्ञा कहते हैं। मतलब कर्म अपनी क्रिया से जिस विशेष रूप से उस प्राप्त करना चाहते हैं, जिस विशेष रूप से उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम कर्म कारक ऐसे बोलते हैं। ओके, सो क्या बोलेंगे इसमें? मतलब इसको अगर हम मराठी में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो कर्ता आपल्या क्रियाच्या मदतीने ज्या विशेष रूपला प्राप्त करतो, म्हणजे कर्ता आपली क्रियाने ज्या विशेष रूपला प्राप्त करण्याची प्रयत्न करतो, त्यालाच आपण कर्म से म्हणतात, कर्मकारक से म्हणतात। और फिर अगर हम हिंदी में इसका लिखते हैं, हम कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस विशेष रूप को प्राप्त करना, जिस विशेष रूप को प्राप्त करना चाहता है, जिस विशेष रूप को प्राप्त करना चाहता है, जिस विशेष रूप को प्राप्त करना चाहता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। मतलब कर्ता आपल्या क्रियाचे द्वारा ज्या विशेष रूपला प्राप्त करण्याचे प्रयत्न करतो, त्यालाच आपण कर्मसंज्ञा असे म्हणतो किंवा कर्मकारक असे म्हणतात। ओके, तो इसका मीनिंग ये कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस विशेष रूप को प्राप्त करता है या प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करने का वो प्रयत्न कर रहा है, उसे हम कर्म कारक ऐसे बोलते हैं। ओके, अब इसके उदाहरण हम देखेंगे, इसके 3 से 4 उदाहरण देखेंगे। और इसमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ये हमेशा रखना ना, इसकी विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति।
विभक्ति इसकी होती है कर्मणि द्वितीया करके। इसका इस विभक्ति का भी एक सूत्र होता है, दैट इज कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, ऐसा इसका सूत्र होता है इस विभक्ति का। ओके, द्वितीय विभक्ति का सूत्र होता है कर्मणि द्वितीया, जिसमें द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। विभक्ति तो आपको समझ आ जाएगी शब्द रूप में और अच्छे से। ओके, अब देखते उदाहरण। इस सूत्र के उदाहरण, इस सूत्र को समझने के लिए हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण, पहला उदाहरण देखते हैं। राम लेखन पत्रम लिखति। उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण देखते हैं हम। राम लेखन्या पत्रम लिखति। राम लेखन्या पत्रम लिखति। पत्रम लिखति। ओके, राम लेखन्या पत्र लिखति। इसमें इसका पहले तो सेंटेंस का मीनिंग समझने का। राम लिखना मतलब दैट इज लिखना मीन्स कलम, दैट इज पेंसिल या पेन बोल सकते हैं आप। इसको कलम हम बोलते हैं, या पेंसिल या पेन या पेंसिल आप बोल सकते हैं आपकी भाषा में। ओके, पत्र मतलब लिखना, मतलब राम कलम से पत्र लिख रहा है, राम कलम से पत्र लिखता है। तो इसमें अब कर्ताकार तो कौन है आपको पता है, इसमें कर्ताकार कौन होगा, राम, ये तो आपको पता है। लेकिन हमें क्या ढूंढने का है, कर्म कारक ढूंढने का है। तो कर्म कारक क्या होगा इसमें कर्म कारक होगा पत्र, मतलब राम, इसमें कर्म कारक होगा पत्र। कैसे होगा पत्र, इसके सूत्र में क्या बोल रहे हैं कि क्रिया अपनी मतलब कर्म कारक अपनी क्रिया के द्वारा जिस विशेष रूप को प्राप्त करना चाहता है। इसमें विशेष रूप हो गया पत्र, क्योंकि राम कलम से कहां पर लिख रहा है, पत्र में लिख रहा है। राम कलम से कहां किस चीज पर लिख रहा है, वो उसका विशेष रूप हो गया। राम किस चीज पर लिख रहा है, किस चीज पर लिख रहा है, राम पत्र में लिख रहा है। किस चीज पर लिख रहा है, पत्र में लिख रहा है। पत्र ये इसका विशेष रूप हो गया। इसका पत्र एक इसका विशेष रूप हो गया, मतलब क्रिया अपनी, मतलब कारक मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, ये जो कर्ता है, ये जो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस विशेष रूप को प्राप्त करना चाहता है, जिस विशेष रूप को प्राप्त करना चाहता है, विशेष रूप क्या है, पत्र है। तो कर्ता अपनी क्रिया से जिस विशेष रूप को प्राप्त करना चाहता है, पत्र को। ओके, पत्र इसमें विशेष रूप हो गया, तो पत्र क्या होगा इसका, कर्म कारक। पत्र क्या होगा, कर्म कारक। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। समझ आ गया कर्म कारक कैसे पहचानने का है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। बालक गृहम गच्छति। सिंपल सा उदाहरण है, बालक गृहम गच्छति। बालक गृहम गच्छति। ओके, तो वो सिंपल उदाहरण है। इसमें तो करता है तो बालक हो जाएगा, और क्रिया हो जाएगी हमारी गच्छति।
ये हमारी क्रिया हो जाएगी। तो कर्म क्या रहेगा? गृहम। गृह क्या? तो बालक किस विशेष रूप, कहाँ पे जा रहा है? वो एक विशेष स्थान पे जा रहा है, बालक मतलब घर जा रहे हैं। इसका मीनिंग हो गया कि बालक घर जा रहा है, बालक घर जाता है। ओके, बालक घर जाता है। तो यहाँ पे घर एक विशेष रूप हो गया। यहाँ पे कर्मकार हो गया घर, मतलब गृह यहाँ पे एक विशेष रूप, क्योंकि बालक कुछ विशेष स्थान में जा रहा है। बालक कुछ एक विशेष स्थान में जा रहा है, विशेष रूप में, वो विशेष जगह पर जा रहा है वो, इसलिए यहाँ पे कर्मकारक क्या होगा? इसमें कर्मकारक होगा गृहम। ओके, नेक्स्ट उदाहरण पकड़ते, थर्ड उदाहरण। छात्र श्लोकम वदति। थर्ड उदाहरण क्या है हमारा? छात्रम श्लोकम वदति। छात्र श्लोकम वदति। अब यहाँ पे छात्र किस विशेष कार्य को प्राप्त करना चाह रहा है? श्लोक को, क्योंकि वो श्लोक को बोल रहा है, मतलब वो श्लोक को वो प्राप्त कर रहा है बोलकर, मतलब उसको पढ़कर वो श्लोक को प्राप्त कर रहा है। छात्र मतलब छात्र श्लोक बोल रहे हैं, छात्र श्लोक बोलते हैं, छात्र श्लोक बोलते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया। तो इसमें कर्ता तो छात्र हो गए, जो स्वतंत्र करता है। ओके, स्वतंत्र कर्ता से जो करता है छात्र, फिर कर्तृत्व कर्म से श्लोक हो गया कर्मकार, मतलब यहाँ पे विशेष कार्य किसका हो रहा है? श्लोक का ग्रहण होने का विशेष कार्य हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारा कर्म कारक। श्लोक हमारा विशेष कार्य हो गया, मतलब विशेष कर्म विशेष कार्य है ये, क्योंकि वो श्लोक विशेष रूप से हम श्लोक को पढ़ रहे हैं। छात्र कर्म कारक, और ये हो गया हमारी क्रिया वदति, मतलब बोलना। ठीक है, अब हम देखते हैं विभक्ति के दो उदाहरण देखते हैं। विभक्ति के ऊपर कैसे उदाहरण आते हैं और विभक्ति कैसे पहचाने, और हम दो उदाहरण देखते हैं विभक्ति को। अब ये दो उदाहरण में आपको विभक्ति पहचानना पड़ेगा, विभक्ति क्या होती है, मतलब प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति क्या होती है। ओके, तो इसे पहले उदाहरण देखते हैं हम। थर्ड उदाहरण, फोर्थ उदाहरण, दैट इज बालकः फलानि खादन्ति। बालकः फलानि खादन्ति। बालकः फलानि खादन्ति। ओके, बालकः फलानि खादन्ति। अब बालकः फलानि खादन्ति, इसमें जो बालका है ये कर्ता कारक है। बालका कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, ये है कर्ता कारक। बालक फल खा रहा है, ये कर्ता कारक, और इसमें होती है प्रथमा विभक्ति। ओके, इसमें होती है प्रथमा विभक्ति। बालका कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। फलानी, अब यहाँ पे जो फलम फलानी, ये जो फलानी ये है द्वितीय विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति कैसे है, ये शब्द रूप में जब हम पढ़ेंगे वहां पे आपको ये सब विभक्ति पर आपको विभक्ति पूरी तरीके से और अच्छे से 100% समझ में आ जाएंगे। लेकिन जिस स्टूडेंट्स का संस्कृत था पहले से, उन्हें ये समझ में आ रहा होगा कि फलानी द्वितीय विभक्ति कैसे है। ओके, फल फलानी फलानी, इस एक वचन बहुवचन द्विवचन, ये द्वितीय विभक्ति है। जब द्वितीय विभक्ति और कौन सा रूप है? फलानी, बहुवचन का रूप है। ओके, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, फलम फले फलानी, द्वितीय विभक्ति का है और बहुवचन। ठीक है, फलानी किस चीज में आता है? बहुवचन में आता है। और ये जो करता है बालका, ये एक वचन में आता है। बालक बालका बालका, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, ये भी बहुवचन का है। हाँ, बालका बोल रहा है, बालक नहीं बोल रहा। अगर बालक रहता था तो एक वचन, और बालक भी रहता था तो एक वचन, बालक रहता था, बालक कह रहता तो बालक कह रहता तो द्विवचन, और बालिका है तो बहुवचन। ओके, सेम इधर फलम फले फलानी, ऐसा कुछ उसका है, फलम फले फलानी। तो इसमें जो फलानी है तो द्वितीय विभक्ति का होता है। विभक्ति वर्टिकल अनुसार चलती है। ओके, ये देखना, विभक्ति हमेशा वर्टिकल अनुसार चलेगी। द्वितीय, प्रथमा, द्वितीय, फिर तृतीया,
और जो एक वचन द्विवचन बहुवचन है वो हॉरिजॉन्टल चलते हैं, एक वचन बहुवचन द्विवचन और ये बहुवचन। तो आपको ये आपको शब्द रूप में आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, और अच्छे से आपको समझा के दूंगा कि विभक्ति कैसी चलती है। ओके, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा विभक्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन ये तो पता होगा आपको बस इतना याद रखने का। अभी फिलहाल इसमें कारक में तो आपको बस इतना रखने का है। मुझे इस चैप्टर के पहले शब्द रूप चालू करना था, लेकिन मैंने यह चैप्टर शुरू कर दिया कारक। ओके, कुछ नहीं, हम इसके बाद शब्द रूप ही चालू करेंगे, उसके बाद धातु रूप, फिर हम देखेंगे बाकी का आगे का, फिर हम बाद देखेंगे। ओके, सो फिलहाल के लिए आपको जितना पता है एक वचन द्विवचन बहुवचन के बारे में, आप उतना ही याद करके इसे याद रखिए कि फलानी क्या है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। ओके, इसके बाद जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि विभक्ति कैसे चलती है, विभक्तियाँ कैसे चलती है वचनों के अनुसार। ठीक है, या वचनों के अनुसार विभक्ति के अनुसार वचन कैसे चलते हैं वो देखूंगा, शब्द में बताऊंगा आपको। ठीक है, सो ये हो गया 14 उदाहरण। और एक उदाहरण देख लेते हैं हम विभक्ति के ऊपर, और आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस उदाहरण से आप ऐसे भी दिखा मतलब इसको पता कर सकते थे कि क्या है, बालक का फलम खाद्यति था, तो बालक क्या खा रहा है, कर्म क्या है, इसका विशेष रूप क्या है, विशेष क्या चीज को प्राप्त कर रहा है, फलन को, मतलब फल को खाने का काम कर रहा है, तो फल यहाँ पे कर्म कर रहा है। ये आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन विभक्ति भी आपको पता होनी चाहिए, कारण मैंने बताया विभक्ति भी आपको पता होनी चाहिए, इसमें मैंने आपको बताया था। और लास्ट उदाहरण लेते हैं विभक्ति के जैसा, विभक्ति के ऊपर आप इसको इस तरीके से भी पहचान सकते हो और इस तरीके से भी विभक्ति के रूप से भी आप करते हो। भक्तः हरि भजति, भक्तः हरि भजति, भक्तः हरि भजति। अगर इसमें अगर हम देखिए भक्तः हरि भजति, अगर उनकी बात करें तो जो भक्त है क्या कर रहे हैं, वो हरि के भजन गा रहे हैं। वो भक्त क्या कर रहे हैं, हरि के भजन गा रहे हैं, हरि के भजन बोल रहे हैं। भक्त हरि भजति, भजन बोल रहे हैं। भक्त क्या कर रहे हैं, भक्त हरि का भजन बोल रहे हैं। यहाँ पे तो ये कर्ता कार हो गया है। ओके, कर्ता कारक, ठीक है। और यहाँ पे कर्म कारक, भक्त क्या कर रहे हैं, किस विशेष रूप के भजन गा रहे हैं, हरि के। अभी विशेष रूप हो गया हरि, मतलब कर्म कारक, और इसमें कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी इसमें, ये कौन सी विभक्ति होती है, हरि, द्वितीय विभक्ति होती है। हरि हरि हरय, हरि विभक्ति, हरि हरि हरय। द्वितीय विभक्ति की भी कौन सी, एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन की होती है, ठीक है। हरि हरि हरय, याद रखना। हरि 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 नहीं, द्वितीय नहीं, द्विवचन की है, द्विवचन है। यार जो हरि है ना, ये द्विवचन, क्योंकि हरि हरि हरय, हरिम हरि हरि, हरिम हरि हरि, हरिम हरि हरि, ये द्विवचन की, ठीक है। हरि ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन पर अनुसार चल रही है, ठीक है। बाकी तो आपने विशेष रूप इसका ये था, इसका विशेष रूप क्या था, ये। ओके, मराठी और हिंदी समझाने में कोई फर्क नहीं है। जो मैं समझाता हूँ हिंदी में, वही अगर आप मराठी में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो वही मीनिंग वही है, सेम मीनिंग हो जाएगा। और आपको कौन से भी टीचर कोई अलग से पढ़ाते नहीं, मराठी में अलग पढ़ेंगे और हिंदी अलग पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी मराठी संस्कृत में सेम ही होती है, बस समझाने का तरीका ही या लैंग्वेज चेंज होती है। जैसे मैंने आपको हिंदी में बोला कि भक्त की इसमें कर्ता कारक है, तो आपको मराठी में बताएंगे कि याचक कर्ता कारक, हाय याचक हाय, बस मराठी लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं। हिंदी मराठी एज अ सेम, इन संस्कृत हम उसको सेम लेवल में ले सकते हैं, ठीक है। अब अभी हमारे 5 उदाहरण पहले सूत्र के, इसमें जो दूसरा सूत्र है कर्ता कर्म कारक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, वहाँ से भी उदाहरण आते हैं। वो सूत्र में आपको कम से कम 16 वर्ड्स, 16 आपको बताऊंगा, 16 धातु कुछ है वो आपको याद रखने हैं, याद करने टोटल, क्योंकि वहाँ से एक आधी उदाहरण आपके यूट्यूब में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ कितने 16 धातुओं के कर्म है, 16 धातु के कर्म जो आपको याद रखने हैं। उन पहले सबसे पहले तो मैं 16 धातु लिख देता हूँ, 16 धातु कौन से वो लिखता हूँ। पहले सूत्र लिखेंगे, सूत्र का मीनिंग देखेंगे और 16 धातुओं के नाम और उनका अर्थ लिख देता हूँ। फिर उसके बाद हम उदाहरण देखेंगे एक एक करके, ठीक है। एक एक धातु के उदाहरण लिखते जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ओके, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फिलहाल आपको कुछ धातुओं के उदाहरण बताऊंगा, बाकी 16 धातुओं के नाम लिख के दूंगा और साथ में मीनिंग भी लिख के दूंगा
और कुछ धातु के हम उदाहरण देखेंगे, बस सिलेक्टेड धातु के उदाहरण देख लेंगे और फिर हम नेक्स्ट कार्य के ऊपर चलते हैं। सो सूत्र क्या है, नेक्स्ट कारक है हमारा कर्ता कारक का, कर्मा कारक का सूत्र है, सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 2 दैट इज अकथितम च। सूत्र क्या बोलते हैं, अकथितम, अकथितम च। ठीक है, ये हमारा दूसरा सूत्र है। इसका मीनिंग क्या बोल रहा है, अकथितम च का मीनिंग होता क्या है, अपादान संप्रदान करण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होती है। मतलब क्या बोला है कि अप्रधान या गौण कर्म को अकथित कर्म कहते हैं। मतलब इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले लिख लेते कि क्या बोले इसके मीनिंग, कि अप्रधान या गौण कर्म को अकथित कर्म कहते हैं। अप्रधान, अप्रधान, अप्रधान और गौण कर्म, गौण मतलब हम गुण ले सकते, गुणों के कर्म, अप्रधान या गुणों के कर्म, गौण मतलब गुण, कर्म को ही अकथित बोला गया है, अकथित बोला गया है। मराठी में भी आपको सेम यही वर्ड देखने को मिलेंगे। मराठी लैंग्वेज में अगर मैं बताना चाहूंगा इसकी व्याख्या तो भी आपको यही वर्ड देखने को मिलेंगे। बाकी मैं जो बोलूंगा वो सब बस मराठी में होगा। ओके, नहीं तो कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मराठी में तो अलग आएगा। ऐसा कुछ होता नहीं संस्कृत में। संस्कृत में मीनिंग एक ही रहता है, मराठी में भी और हिंदी में भी। अकथित कहते हैं। ओके, तो इसका क्या बोल रहा है कि जो आगे और अभी बता दो 2-3 सेंटेंस, और बता दो 2-3 सेंटेंस जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोले कि जो अपादान, अपादान, अधिकरण, अधिकारकों, संप्रदान, अपादान और अधिकरण आदि कारकों में यहाँ उनकी कर्म संज्ञा होती है। आदि कारकों में जहाँ अविविक्षा होती है उन्हें हम अविविक्षा मतलब जैसे कि यह कर्म अकेले, मतलब ये जो कर्म है अकेले प्रयुक्त, द्वितीय विभक्ति में यह कर्म जो अकेला प्रयुक्त न होकर सदैव मुख्य कर्म के साथ ही प्रयुक्त होता है। अविवक्षा मतलब कि कोई ये अकेला, मतलब कोई अकेले प्रयुक्त न होगा, जो अकेला ही न रहकर किसी मुख्य कर्म के साथ या किसी मुख्य शब्द के साथ चले, उसे हम अविवक्षा कहते हैं। मतलब यहाँ पे और बताया गया है कि इस पे और बताया गया कि इसका मीनिंग, और इसका मीनिंग अगर हम इसका देखें एक प्रॉपर व्याख्या मीनिंग देखें तो क्या होता है कि यहाँ पे जो कर्म होता है, मतलब इस सूत्र में का जो उदाहरण हम देखेंगे उसका जो कर्म होता है वो अकेले प्रयोग न होते हैं, तो अकेले प्रयोग न होकर वो सदैव मुख्य कर्म के साथ प्रयोग होगा, ये जिसका प्रॉपर मीनिंग है। तो हम इसका दूसरा व्याख्या लिख सकते, दूसरा मीनिंग लिख सकते हैं कि इसमें जो कर्म होगा, जो कर्म होगा वह अकेले प्रयुक्त न होकर हमेशा मुख्य क्रिया के साथ, हमेशा मुख्य कर्म के साथ, क्रिया नहीं, मुख्य कर्म के साथ प्रयुक्त होगा, उससे ही हम कर्म कारक की संज्ञा देते हैं। ठीक है, 16 धातुएं। अब हम देखेंगे 16 धातुओं के नाम और उनकी मीनिंग और सभी के उदाहरण देख लेते जब, और उनके एक उदाहरण देख लेते। ठीक है, अगर आप उस 16 धातुओं के नाम भी अगर याद कर लेते हैं
नाम और मीनिंग, नाम और मीनिंग अगर आप याद कर लेते हैं, फिर आपको उस उदाहरण में अगर ऐसा कुछ धातु दिखा तो आप डायरेक्टली उस धातु को अंडरलाइन करके कर्मकारक या पूरा सेंटेंस ही कर्मकारक ऐसा आप लिख सकते हैं, अगर आपने धातुओं के नाम और मीनिंग कर लिए तो। अभी हम तो आज के लेक्चर में तो उदाहरण तो हो नहीं पाएंगे सबके। आज हम 16 धातु है ना, आज हम देखेंगे, देख लेते 16 धातु के 16 धातु भी देख लेते फटाफट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी धातु में। 16 धातु है, 16 धातु है। फटाफट मैं इस लेक्चर में तो सिर्फ मैं 16 धातुओं के नाम और उनकी मीनिंग बता दूंगा, ओके। और अगर जमे तो मैं डायरेक्ट हमारे अपने टेलीग्राम चैनल में इनके उदाहरण डाल दूंगा, तो 16 धातु की मीनिंग से इनके उदाहरण भी डाल दूंगा या तो आपको, ठीक है। और नहीं तो मैं आपको स्क्रीन में बाजू में दिखाऊंगा, स्क्रीन में आपको फ्रंट आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा कि 16 धातु इनके उदाहरण और क्या क्या है, ठीक है। या तो मैं स्क्रीन दिखाऊंगा या तो कल बताऊंगा, स्क्रीन में दिखाते हुए बताऊंगा कल मैं इसके 16 धातु के मीनिंग सही उदाहरण, ठीक है। तो आज भी हम सीख देखते हैं 16 धातुओं के नाम और उनकी मीनिंग क्या क्या है, वो आपको बस याद करना है, ये 16 धातुओं के नाम और मीनिंग। तो पहला धातु होता है इसमें दूह, मीन्स दूह मतलब धोना, ठीक है। प्रॉपर संस्कृत हिंदी के कारण इसका हम क्या बोलते हैं, धोता, मतलब धोता, ठीक है। इसका मीनिंग होता है धोता। दूसरा धातु लेते हैं हम, दैट इज याच, मीन्स मांगना। दूसरा धातु है याच, मीन्स मांगना, किसी चीज को मांगते हैं ना उस तरह। तीसरा धातु है पच, पकाना। तीसरा धातु होता है पच, पकाना, ओके। चौथा धातु होता है दंड देना। चौथा धातु होता है दंड देना। पांचवा धातु होता है रुद्ध, रोकना। रुद्ध मीन्स रोकना। सिक्स्थ है पृच्छ, पूछना, पृच्छ मतलब पूछना। सेवेंथ है चयन करना, चयन करना, ठीक है। और आठवां है बोलना, बोलना। नौवा है शासन करना। शास मीन्स शासन करना, शासन करना। शास मीन्स शासन करना, मतलब कोई शासन कर रहा है। और 10वां है जी मतलब जीतना। मतलब जीतना क्या होता है, जीतना, ठीक है। और 11वां होता है दैट इज मत, तो मतना। मत का मतलब क्या होता है, मतना। मत का मतलब क्या होता है, मतना। क्या होता है, मतना। मथना मतलब जैसे कि बोलते हैं कि देवता क्षीर सागर से अमृत मथते हैं,
मतलब देवता जो क्षीर सागर से अमृत को ले रहे हैं, सब हम ले रहे हैं, इस प्रकार पे कुछ है, मत थे। ठीक है, प्रॉपर वर्ड में कोई याद ध्यान नहीं आ रहा है। और 12वां होता है मत के बाद मूश। मूश का मीनिंग होता है दैट इज चुराना। मूश का मीनिंग होता है दैट इज चुराना। ठीक है, ये हो गया हमारे 12 और हमारे और 4 बाकी है। सो नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया, चलो लिखते 4। देखो हमारे लास्ट 4 धातु लिखते। आपको इतने डिटेल, इतने धातुओं के नाम, अर्थ सहित उदाहरण जो मैं बताऊंगा कल, आपको ये सब कोई बताएगा नहीं सेपरेटली। ओके, ठीक है। तो 12 हो गया। 13वां होता है हमारा दैट इज नी, मतलब ले जाना। नी ले जाना, नी ले जाना। और 14वां होता है दैट इज, 14 धातु का नाम होता है हमारा ह, हरण करना। ह हरण करना, ह का मीनिंग क्या होता है? हरण करना। ठीक है। और 15वां धातु का नाम होता है दैट इज क्रूश, मतलब खींचना। क्रूश मतलब क्या होता है? खींचना। क्रूश मतलब क्या होता है? खींचना। ठीक है, क्रूश मतलब क्या होता है? खींचना। और 16वां लास्ट धातु है हमारा दैट इज वह, देकर ले जाना, ढोकर ले जाना। बोझा ढोकर ले जाना मतलब क्या है? वह, क्या नाम है 16 धातु का? वह दैट इज ढोकर ले जाना, मतलब क्या बोलते हैं उसको? कुछ वजन चीज हम जब उठाते हैं, लेके जाते हैं, इतना सारा वजन ले जाना मतलब ढोकर ले जाना, उसको हम वह बोलते हैं, ढोकर ले जाना। ठीक है, ये थे हमारे टोटल 16 धातु और उनके मीनिंग। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। और लेक्चर एंड करने से एंड करने के पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मैं हर वीडियो में बताते जाऊँगा। ठीक है, कि मैंने हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल में, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है BMS फर्स्ट ईयर। सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन किया है अपने ही चैनल है टेलीग्राम में। उसमें नाम है हमारा आयुर्वेदा BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर। BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता ही है, दैट इज आयुर्वेदा रियलिटी। ओके, आयुर्वेदा रियलिटी, इसका नाम है आयुर्वेदा रियलिटी। ठीक है। और तीसरा हमारे चैनल ऑफिशियल पेज मैंने खोला इंस्टाग्राम का, उसका भी नाम आयुर्वेदा रियलिटी। आपको इन तीनों के लिंक आपको इन दोनों के लिंक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ग्रुप के लिंक हमारे टेलीग्राम के मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पेज का भी नाम आयुर्वेदा रियलिटी करके है हमारा। ठीक है, इस पेज को ज्वाइन कीजिए, ये तीनों भी चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली लेक्चर्स अपडेट्स, डेली नोट्स अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल देता हूँ और डेली लेक्चर्स अपडेट टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल देता हूँ। और इन लेक्चर्स के बारे में जो अपडेट होता है वो मैं इंस्टाग्राम में भी डालता हूँ कि आज कौन कौन से लेक्चर आए हैं, और जाके वॉच कीजिए। ये मैं इंस्टाग्राम में ऑफिशियल अपडेट देता हूँ। ठीक है, आयुर्वेदा रियलिटी इंस्टाग्राम पेज का नाम है, यूट्यूब आयुर्वेदा रियलिटी, और टेलीग्राम BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स करके हमने मेरे चैनल के नाम है। ठीक है, जाके समझिए। तो यूट्यूब चैनल तो आपको पता है, यूट्यूब चैनल आपको क्या करने का है? सब्सक्राइब और लाइक करने का है। इस चैनल को आपको आयुर्वेदा रियलिटी चैनल को आपको सब्सक्राइब और लाइक करने का है, जिसके कारण आपको डेली लेक्चर्स अपडेट मिलते हैं। थैंक यू।